नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। बीते दिनों हमने बात की थी कि ब्राजील में जी20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब इस शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज को एक बार फिर से उठाया है। तो ग्लोबल साउथ और भारत का संबंध क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल रहता है जब भी ग्लोबल साउथ की बात आती है कि आखिर ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है और कौन-कौन से देश आपके ग्लोबल साउथ में मौजूद हैं। तो उस पूरी परिभाषा को हम समझेंगे, एक मैप को भी देखेंगे। ब्रांडेड लाइन करके एक शब्द का जिक्र आता है, तो वो लाइन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, इसको हम पूरा समझेंगे। फिर ग्लोबल साउथ के सामने वर्तमान समय में क्या-क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, उन पर बात करेंगे। भारत के लिए ग्लोबल साउथ क्यों इम्पोर्टेंट है और भारत के साथ या ग्लोबल साउथ के साथ भारत की जो एंगेजमेंट है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस मौजूद हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है। सवाल आपका प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। भारत और इसके पड़ोसी का एक सेगमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक सूचना ये है कि लगातार कई साथियों की ओर से जो इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। दृष्टि आईएएस की जो मुखर्जी नगर की क्लासेस हैं वो अब आपको नोएडा में नजर आएंगी। नोएडा में कहाँ पर? तो मेट्रो स्टेशन है नोएडा में। नोएडा का सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है, वहां से बहुत करीब आपको दृष्टि की क्लासेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एड्रेस देखें तो एड्रेस है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के काफी ज्यादा करीब है। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9311406440। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल से जानकारी इसके बारे में प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए, ये तो सबसे पहले आपके काम की बात हुई कि आप सेक्टर 15 में भी आपको दृष्टि देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और खबर पर थोड़ा सा डिटेल से चर्चा की जाए। तो खबर अगर आप देखेंगे, खबर हमारी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक संघर्षों के कारण जो आपका ग्लोबल साउथ है उस पर आपको ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वैश्विक संघर्ष यानी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, हमास इजराइल का वॉर हो गया, इसके अलावा इजराइल ईरान का वॉर हो गया, इसके अलावा बाबल मंडेप में जो हूती विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा था वो पूरी घटना हो गई। तो ये जो तमाम आपके ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, और खासतौर पर फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स को लेकर के 3F की बात यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। 3F का आप जिक्र अपने आंसर में कर सकते हैं। कौन कौन से 3F हैं? पहला है आपका फूड, यानी कि खाद्य की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। दूसरा है आपका फ्यूल की कीमतों पर, यानी कि तेल की कीमतों पर। और तीसरा एफ है आपका फर्टिलाइजर की कीमतों पर, यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनकी कीमतों पर ज्यादा प्रभाव आपको जो है देखने को मिला है। तो 3F का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 देशों से यह आग्रह किया कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वैश्विक डिबेट में जगह दी जानी चाहिए। दुनिया भर में जो भी चर्चाएं होती हैं उसमें ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर भी डिस्कशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीबी और भुखमरी से लड़ने हेतु वैश्विक गठबंधन की शुरुआत जो की गई है उसकी तारीफ भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के एजेंडे को, भारत ने 2023 में अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान जो एजेंडा तय किया था उस एजेंडे को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। अगर आप इस कोalition की बात करें जिसकी शुरुआत यहाँ पर जी20 देशों द्वारा की गई है, तो अब तक तकरीबन 80 देशों ने इस कोalition को अपनी जो है अपना जो समर्थन जो है वो प्रदान कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार की ओर से गरीबी को मिटाने, भुखमरी को कम करने और भी जो तमाम समस्याएं हैं ग्लोबल साउथ की उनको कम करने के लिए जो सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में बताया कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की ओर से तकरीबन आपके 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत सरकार की ओर से तकरीबन 800 मिलियन लोगों को जो है मुफ्त अनाज प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बताया कि भारत सरकार की ओर से, भारत के वैज्ञानिकों की ओर से तकरीबन 2000 क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स जो हैं, जो किस्म है वो तैयार की गई हैं
और इसके अलावा सरकार की ओर से एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए डिजिटल कृषि मिशन की भी शुरुआत की गई, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की भी शुरुआत की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो कि प्रधानमंत्री ने अपने G20 के भाषण में बताए हैं। तो सबसे पहले हमने खबर के कॉन्टेक्स्ट को एक बार समझा। अब यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ का जिक्र आता है, तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, उसको एक बार अगर आप उसकी डेफिनेशन को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जब ग्लोबल साउथ के देशों का जिक्र आता है तो आप कह सकते हैं कि ये वो देश हैं बेसिकली जो तकनीक और सामाजिक रूप से विकसित देशों से कमतर होते हैं। तो ये वो देश हैं बेसिकली जहां पर आपका टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, जहां पर आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर नहीं है। आपको अभी भी कई सारी रूढ़िवादी चीजें जो हैं इन देशों में देखने को मिल जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध में जो देश आते हैं वो दक्षिणी हिस्से में जो देश आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको अफ्रीका देखने को मिल जाता है, एशिया के अधिकांश देश इसमें आपको मिल जाते हैं और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश जो है वो आपको ग्लोबल साउथ में देखने को मिल जाते हैं। अगर इस अवधारणा की शुरुआत की बात करें कि ये ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है या ग्लोबल साउथ का जो शब्द है, ये कहाँ से जिक्र में आता है, कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, तो एक रिपोर्ट आई थी 1980 के आसपास जिसको बोला जाता है ब्रेंट रिपोर्ट। ये जो ब्रेंट रिपोर्ट है ये दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये जो ब्रेंट रिपोर्ट थी, इस ब्रेंट रिपोर्ट में तकनीकी उन्नति यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी जैसे जो मापदंड होते हैं, इन मापदंडों के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्सा नॉर्थ का था, एक हिस्सा साउथ का था। तो जो कंट्रीज आपकी साउथ में आती हैं उन कंट्रीज को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर आपका एकेडमिक पक्ष हुआ। इसको एक बार अगर आप मैप पर देखें तो ये है आपकी ब्रेंडेंट लाइन। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेंडेंट लाइन इसको बोला जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ आपका नॉर्दर्न हिस्सा है, दूसरी तरफ आपका सदर्न हिस्सा है। तो आप जाहिर तौर पर एक डिवाइड यहाँ पर आपको नजर आएगा। नॉर्दर्न हिस्से में आपको जो है अधिकांश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो नजर आएंगे, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया। इसके अलावा अमेरिका के साथ साथ कनाडा हो गया, कनाडा के अलावा यूरोपियन कंट्रीज हो गई, रशिया हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे देश यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस पूरी लाइन में शामिल। इधर आप देखेंगे जापान आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बेसिकली यहाँ से निकल करके जाती है। तो ये आपकी हो गई लाइन जो कि आपको दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से को कहा जाता है ग्लोबल साउथ, ऊपर वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आपको बेसिकली जो लैटिन अमेरिका है, सदर्न अमेरिका है, उसकी अधिकांश कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। जो अफ्रीका है वो तो पूरा का पूरा ही जो है आप कह सकते हैं ग्लोबल साउथ में आता है। एशिया के अधिकांश देश, खासतौर पर एशिया जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके अधिकांश देश यहाँ पर आपको मिलते हैं। भारत है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और भी कई, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। अफगानिस्तान हो गया, साउथ ईस्ट जो आपका मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, उसके अधिकांश देश आपको ग्लोबल साउथ में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको समझा। अब ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, इन पर अगर आप एक बार बात करें तो ग्लोबल साउथ के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है वैश्विक मंचों पर कम रिप्रेजेंटेशन, कम प्रतिनिधित्व। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के जो अधिकांश बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला ग्रुप आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अधिकांश देश कहाँ से मिलेंगे? अधिकांश देश जो है वो आपका ग्लोबल नॉर्थ से आते हैं। इसमें कौन कौन है? अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा रूस हो गया। तो बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जो कि कहाँ से आते हैं? ग्लोबल नॉर्थ से आते हैं। और ग्लोबल साउथ से अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैप पर देखें तो लैटिन अमेरिका का कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, एशिया की ओर से केवल चाइना का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और चाइना पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि चाइना आखिर ग्लोबल साउथ का हिस्सा है भी या फिर नहीं। कई जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते हैं वो चाइना को ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा मानते हैं, हालांकि चाइना खुद को ग्लोबल साउथ का हिस्सा बताता रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ के सामने मौजूद है वो आपका जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रिप्रेजेंटेशन की समस्या है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन आपको ग्लोबल मंचेस पर देखने को मिलता है। फिर दूसरी जो समस्या है वो पब्लिक डेट की है। एक रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट है। अंकटाड यूएन की एक एजेंसी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड को लेकर के काम करती है। तो अंकटाड की एक रिपोर्ट ये बताती है कि बेसिकली दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं,
उनका जो ऋण है वो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज से लगभग 2 गुना ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका सार्वजनिक ऋण जो है वो विकसित देशों की तुलना में 2 गुना दर से बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या आपका ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के सामने मौजूद है। एक जो आपकी समस्या है वो बेसिकली आपका ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के है। ग्लोबल गवर्नेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। डब्ल्यूटीओ की आप बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खासतौर पर अमेरिका की वजह से डब्ल्यूटीओ जो है, वो भी काम नहीं कर पा रहा। फिर जब आप ब्रिटेन वुड्स जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट या फिर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, इन इन आइडियाज़ को बेसिकली यहाँ पर आपका जो दूसरे नेशंस हैं वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं? ये आपका ग्लोबल नॉर्थ की जो आइडियोलॉजी है या फिर ग्लोबल नॉर्थ का जो बाजार है, उस बाजार को ग्लोबल साउथ में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी किसके एडवोकेट के तौर पे काम करते हैं? तो जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये भी ग्लोबल नॉर्थ के एडवोकेट के तौर पर काम करते हैं और इनका भी ग्लोबल साउथ से कोई खास जो है लेना देना नहीं है। फिर आपका जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अगर आप बात करें, तो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वो अनुपातहीन प्रभाव का सामना करती हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि दुनिया भर में अगर आप कैलकुलेट करें पर कैपिटा एमिशन को, तो डेवलप्ड कंट्रीज का पर कैपिटा एमिशन जो है वो आपका ज्यादा निकल करके आएगा। लेकिन जब आप इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जो आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन पर आपको इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट देखें, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बेसिकली वैश्विक उत्सर्जन में जो आपके प्रशांत द्वीप कंट्रीज हैं, प्रशांत द्वीप समूह जो है, उसकी हिस्सेदारी मात्र 0.2% के आसपास है। जबकि जो आपकी इस क्षेत्र की कंट्रीज हैं, इस क्षेत्र के आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को समुद्र स्तर के बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा मौजूद है। उनके सामने तो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद आ जाती है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपना देश कैसे बचाएं, क्योंकि समुद्र के स्तर के बढ़ने की वजह से उनका देश जो है डूबने की कगार पर आ गया है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उनको झेलना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर आपका मौजूद है। इसके अलावा हमने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, तो उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो किस पर आता है? उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है आपका ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर। हमने देखा रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया, वो बेसिकली आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिला, भारत में आपको देखने को मिला। भारत में जो खाद्य कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, भारत में जो फ्यूल की कीमतें थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इम्पैक्ट आपको सबसे ज्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर ही देखने को मिलता है। और जो आपके विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस प्रभाव से जो है अछूते रह जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमने कुछ इम्पैक्ट की बात की, कुछ चुनौतियों की बात की। अब भारत के लिए ग्लोबल साउथ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी अगर आप बात करें, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर के है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभर करके आना चाहता है। और अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत के पास ग्लोबल साउथ का जो सहयोग है, ग्लोबल साउथ का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा रणनीतिक लिहाज से भी ग्लोबल साउथ भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत हमेशा से अगर आप देखेंगे तो मल्टीलेटरिज्म यानी कि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता रहा है, और जो आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो इसमें भारत का सहयोग कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे रीजन में देखें, तो इस पूरे रीजन में भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो चाइना है। और चाइना से निपटने में भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो हैं वो भारत की मदद कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ पर धीरे धीरे चाइना अपना प्रभाव जमाता जा रहा है, और ये भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को अपने साथ लेकर के आता है, तो भारत की जो है साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बड़ी जीत यहाँ पर हो सकती है। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से भी ग्लोबल साउथ जो है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनमें रिसोर्सेस बहुत ज्यादा मौजूद हैं, संसाधन मौजूद हैं। और खास बात यह है कि उन संसाधनों का अभी तक जो है बहुत ज्यादा एक्वायर नहीं किया गया है उनको। तो अगर भारत बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, तो भारत के लिए संसाधनों का एक अच्छा स्रोत जो है वो ग्लोबल साउथ बन सकता है। इसमें भी खासतौर पर अगर आप देखें, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भारत के लिए संसाधनों का एक अच्छा स्रोत बन सकती हैं। तो ये ओवरऑल कुछ महत्व की हमने बात की कि भारत के लिए ग्लोबल साउथ क्यों इंपॉर्टेंट है। अब भारत और ग्लोबल साउथ का क्या कोऑपरेशन रहा है, भारत ने क्या प्रयास किए हैं ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए, उसकी अगर आप बात करें, तो सबसे पहले भारत की ओर से हमेशा से वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जो समिट होता है, जो सम्मेलन होता है, उसमें लीडरशिप की का जो रोल जो है
वो भारत प्ले करता रहा है। 2024 में अगर आप देखें तो अगस्त 2024 में भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। इसमें तकरीबन आपका 180 के आसपास जो देश थे वो शामिल हुए थे। हालांकि पाकिस्तान और चाइना को इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया था, इनविटेशन नहीं दिया गया था। तो ये एक तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत की ओर से एक इम्पोर्टेंट जो है ये समिट आयोजित किया जाता है ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने पाकिस्तान और चाइना को आमंत्रित नहीं किया था, जो कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो अगर हम ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी को दर्शाना चाहते हैं, उसकी उसकी एकता को दर्शाना चाहते हैं, तो हमें सभी देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा और हमारे जो आंतरिक मतभेद हैं उनको यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे आप बात करें G20 में आप बात करें, तो ग्लोबल साउथ की जो मुद्दे रहे, ग्लोबल साउथ की जो आवाज रही है, उनको उठाता रहा है, उनकी वकालत करता रहा है। और यही वजह है कि 2023 में जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास मौजूद थी, तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को ग्लोबल अफ्रीकन यूनियन को G20 के मेंबर के तौर पर शामिल किया था। तो ये भारत की एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट को दर्शाता है। इसके अलावा जब कोविड-19 महामारी आई थी तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो दुनिया के अमीर देश हैं, वो अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन को स्टॉक करके रख रहे हैं, वैक्सीन को स्टोर करके रख रहे हैं, जबकि दुनिया के जो गरीब देश हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही। खासतौर पर जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज थी, उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री पहल। और वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत सरकार की ओर से दुनिया की जो ग्लोबल साउथ की तमाम कंट्रीज हैं, उनको वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की ओर से। इसके अलावा भारत हमेशा से सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व यानी कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का समर्थन करता रहा है। और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो हमेशा से आपको इस कॉन्सेप्ट के समर्थन में देखने को नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका ये कहता है कि जो दुनिया के डेवलप देश हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में उन्होंने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में अब क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो चुका है और अब समय है कि हम पर्यावरण को ठीक करें, तो इसीलिए जो आपके विकसित देश हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बेसिकली यहाँ पर आपका पर्यावरण को ठीक करने के लिए ज्यादा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रयास करें। तो भारत इस पूरे कॉन्सेप्ट का समर्थन करता है, ग्लोबल साउथ इस कॉन्सेप्ट का समर्थन करता है। यहाँ पर भी आपको अलाइनमेंट देखने को मिलता है। फिर भारत सरकार की ओर से बेसिकली यहाँ पर आपका ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम की भी शुरुआत की गई थी। इस फोरम का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रयास है भारत सरकार की ओर से, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। अब ग्लोबल साउथ और भारत के एंगेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनकी अगर आप बात करें, सबसे पहले भारत को इन चैलेंजेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चैलेंजेस अगर आप देखें तो पहला जो चैलेंज है वो है आपका डाइवर्स इंटरेस्ट को लेकर के। अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करें तो हमने मैप पर देखा था कि ग्लोबल साउथ में आपको जो कंट्रीज मिलेंगी, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अब बहुत सारी कंट्रीज होने का मतलब ये है कि हर कंट्री का अपना अलग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान कुछ और चाहता है, चाइना कुछ और चाहता है, फिलीपींस कुछ और चाहता है, और भी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में आपको थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर उनके हित अलग मौजूद हैं। तो इन सभी हितों को एक साथ लेकर के आना है, क्योंकि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का दावा करता है। तो भारत के लिए इन सभी इंटरेस्ट को, इन सभी हितों को एक साथ लेकर के आना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा भी भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट चुनौती बन सकती है। हमने देखा कि न केवल भारत बल्कि चाइना भी जो है वो भी ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का दावा करता है। तो भारत और चाइना के बीच में आपको वर्तमान समय में एक रेस देखने को मिलेगी, जहां पर अलग अलग जो आपके ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनको अपने साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने चाइना पर बात की थी कि चाइना जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज के रिसोर्सेज जो हैं उनको बेसिकली यहाँ पर चाइना अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा सीमित संसाधनों की भी बात यहाँ पर कई बार की जाती है। हमने देखा कि चाइना जो है वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना की पॉलिसी को कहा जाता है चेक बुक डिप्लोमेसी, लेकिन भारत के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि भारत चेक बुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सके। तो ये एक भारत के लिए बड़ी लिमिटेशन हो सकती है। और फिर कूटनीतिक संतुलन बनाना भी भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। कूटनीतिक संतुलन किस लिहाज से? तो कूटनीतिक संतुलन इस लिहाज से कि बेसिकली भारत को एक तरफ तो आपका ग्लोबल साउथ के साथ एंगेजमेंट करना है, दूसरी तरफ भारत जो है आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका खासतौर पर अमेरिका हो गया,
उसके साथ भी भारत जो है कोऑपरेट कर रहा है। तो दोनों के साथ कोऑपरेट करना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है तो भारत की पॉलिसी पर यह सवाल उठाया जाएगा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के साथ खड़ा है। और अगर भारत केवल ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेट करता है तो फिर यहाँ पर हम ग्लोबल नॉर्थ के माध्यम से हमें जो फायदे मिल सकते थे वो हमारे लिए खत्म हो सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर कूटनीतिक संतुलन बनाना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ये ओवरऑल ग्लोबल साउथ से एंगेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं उन पर हमने बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आपके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।